ए पढ़ाई मेरी आँखों में तुम्हारा चेहरा पुराना हो गया है। ए पढ़ाई मेरी आँखों में तुम्हारा चेहरा पुराना हो गया है। आज ख्वाब में मिलो तुम्हें देखे ज़माना हो गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो अपनी किताबों का चेहरा पुराना मत होने दीजिए, उन्हें तरोताज़ा रखिए और आइए फिज़िक्स फैमिलियर के साथ जुड़ जाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो जैसा कि हमारी फैमिलियर सीरीज़ चल रही है, टेस्ट सीरीज़, तो उसमें हम दो वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है जो कि किस पे बेस्ड है, यूनिट एंड डायमेंशन पे बेस्ड है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ। हमें यहाँ पे इम्पल्स की जो डायमेंशन है वो पूछी गई किसके इक्वल है। वी नो दैट इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू time. So we can say, and we also know that force is defined as the rate of change in impulse delta p divided by delta t। डेल्टा टी से आपका डेल्टा टी क्या हो रहा है, डिस्टेंस कैंसिल आउट हो रहा है। सो वी कैन से इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो आपको यहाँ समझ में आ गया वो डिस्टेंस, इम्पल्स की जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल हो गई, लीनियर मोमेंटम के। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू लीनियर मोमेंटम। चलो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है डियर स्टूडेंट्स, द डायमेंशंस ऑफ प्लांक कांस्टेंट इक्वल टू दैट ऑफ। यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है h, उसके जो डायमेंशन है वो पूछी गई वो किसके इक्वल है। वी नो दैट बाय द प्लांक थ्योरी E इज इक्वल्स टू h न्यू। The energy radiated by a photon is given as E is equals to h nu. Here h is the Planck constant. So we can say h is equals to energy divided by frequency. So आपने क्या देखा यहाँ पे, एनर्जी की डायमेंशन आती है डिस्टेंस क्या आती है, m1 l2 टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी क्या होती है डिस्टेंस हमारे पास में, टाइम का इन्वर्स होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपका जो पीरियोडिक टाइम है उसका इन्वर्स होती है। इट मीन्स ये हो गया आपका टी इन्वर्स। जैसे टी इन्वर्स आपका ऊपर जाता है तो ये हो गया +1। इट मीन्स हमारे पास डायमेंशन क्या आ रही है, m1 l2 टी की पावर -1, m1 l2 टी की पावर -1। और यही डायमेंशन होती है आपकी एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइन एज L इज इक्वल्स टू mvr, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। जैसे हम डायमेंशन निकालते हैं तो यहाँ पर डायमेंशन आपको क्या मिलने वाली है, m1 l2 टी की पावर -1। और यही डायमेंशन आपकी किसकी है, प्लांक कांस्टेंट की। सो वी कैन से द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन M, L, T एंड C इज गिवन एज। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायमेंशन है वो M, L, T एंड C, यहाँ C कुलाम है। इट मीन्स आप जो चार्ज है Q, उसको Q को कुलाम में रखना है, A × T की टर्म में अपने को नहीं करना। तो इस क्वेश्चन को देखो हम चलते, इसको करेंगे कैसे वो हमें देखना है। वी नो देट, सिंपल फॉर्मूला लेंगे हम, जब हम किसी चार्ज Q को v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड B में मूव करवाते हैं तो इस पर जो फोर्स लगता है वो हमारा लगता है QVB। डिस्टेंस क्या लगता है, F इज इक्वल्स टू QVB। तो यहाँ से हमारे पास में B इज इक्वल्स टू क्या हो गया, F डिवाइडेड बाई Q इंटू V। और F की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, m1 l1 टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई Q, यहाँ पे कुलाम, C को एज इट ऐसे रखना है, पहले हमें क्वेश्चन में बोला गया है। वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, l1 टी की पावर -1। तो ओवरऑल डायमेंशन हमारे पास में क्या आ रही है डियर स्टूडेंट्स, m1 l से यहाँ l आपका थ्रॉट कैंसिल हो गया, T आपका -2 नीचे -1 ऊपर जाके क्या हो गया, ये -1 हो गया, और C आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस -1। तो इट मीन्स हमारे पास डायमेंशन क्या आ रही है, m1 l0 टी की पावर -1 और कुलाम इनवर्स, m1 l0 टी की पावर -1 एंड कुलाम इनवर्स। तो आप आंसर चेक कर लीजिए, हमारा आंसर क्या था, m1 l0 टी की पावर -1 एंड कुलाम इनवर्स। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है डिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर इज 6%, ठीक है, देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स सरफेस एरिया विल बी। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे कोई स्पेयर है, उसके वॉल्यूम में जो एरर दी हुई है वो 6% दी हुई है, और अब कहा जा रहा है कि तो उसके सरफेस एरिया में कितने परसेंटेज की आपकी एरर रहेगी, ठीक है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, हमें ओनली वॉल्यूम के अंदर एरर दी हुई है। तो देखो इसको किस तरह से करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, 6%, और जो वॉल्यूम होता है डियर स्टूडेंट्स वो आपको पता होना चाहिए, स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इट मीन्स मैं जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 4 पाई/3, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, और जैसे हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जब एरर फाइंड आउट करते हैं तो इस तरह लिखा जाता है, पावर हमेशा आगे जाती है और ये आपकी टर्म इस तरह से जाती है। इट मीन्स डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 कितना दिया हुआ है, 6%, इंटू 3 डेल्टा आर अपॉन आर, जो आपकी रेडियस है उसके अंदर जो रेशनल या आप रिलेटिव जो एरर वो कितने होंगे डिस्टेंस, 2%, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया, 2%। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड आउट ही करना पड़ेगा कि जो रेडियस है उसके अंदर रिलेटिव एरर कितनी है। तो हमारे पास में रिलेटिव एरर या फिर बोल सकते हो आप परसेंटेज एरर कितनी होगी, 2%। तो हमें अगर रेडियस के अंदर परसेंटेज एरर पता लग जाती है तो अब हम सरफेस एरिया के अंदर ईजिली एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस के अंदर परसेंटेज कितनी आ गई, 2%। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया के अंदर स्पेयर का एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया 4 पाई r²। सो वी कैन से डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू 4 पाई इज द कॉन्स्टेंट टर्म, 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये आपका हो गया डियर स्टूडेंट्स सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर। 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 भी हमारे पास में कितना आया था, 2%। तो हमारे पास में कितनी परसेंटेज एरर आ गई स्टूडेंट्स, 4% हमारे पास में परसेंटेज एरर किसके अंदर, सरफेस एरिया के अंदर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4%, और ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। यहाँ पे बोला गया कि ऐसे कौन से पेयर्स है जिनके डायमेंशन इक्वल नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, एनर्जी और टॉर्क की डायमेंशन बिल्कुल इक्वल होती है, फोर्स एंड इम्पल्स की डायमेंशन इक्वल नहीं होती, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट अभी जस्ट हमने किया, ये बिल्कुल सिमिलर आपके सेम होती है। आपका इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर एंड स्ट्रेस तीनों की आपकी डायमेंशन सेम होती है। इट मीन्स ये भी सही है, ये भी सही है, ओनली बी जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है, इनके डायमेंशन सेम नहीं है। इट मीन्स हमारा यही आंसर है, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इक्वल नहीं है, फोर्स एंड इम्पल्स की डायमेंशंस इक्वल नहीं होती। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है डिस्टेंस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, ए क्यू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी डी। यहाँ पे आपको ए बी सी एंड डी के अंदर परसेंटेज एरर दी हुई है, और पी है वो ए बी सी डी पे किस तरह डिपेंड करता है वो हमें यहाँ पे गिवन है, ए क्यू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी डी, और यहाँ पे पी के अंदर हमें क्या पूछी गई है, परसेंटेज एरर। चलो डियर स्टूडेंट, इसको भी हम करते हैं, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। बस अगर आपको एरर एनालिसिस वो अच्छे से आता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में और डिवाइडेशन में कैसे करते हैं। तो हमें p इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी इंटू डी। इट मीन्स डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाई 100। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, पावर हमेशा आगे आ जाती है, एंड डेल्टा अपॉन ए इंटू 100 हो गया, प्लस पावर हमेशा आगे रहेगी, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। अब नीचे जो आपके टर्म्स डिवाइड है तो हमेशा डिवाइड नहीं करना, हमेशा एडिशन में ही होएगा, ध्यान रखना हमेशा एरर एड ही होती है। सी के ऊपर कोई पावर नहीं है, सो वी कैन से डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, प्लस डी के अंदर भी आपके कोई पावर नहीं है,
सो वी कैन से डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब सब की एरर्स हमें गिवन है। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 हमें कितना दिया हुआ था 1%। डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 हमें कितना दिया हुआ था डिस्टेंस, कितना दिया हुआ था 2%। डेल्टा सी अपॉन सी हमें कितना दिया हुआ था 3%। डेल्टा डी अपॉन डी कितना दिया हुआ था 4%। तो आप देख लो कितना आ रहा है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना हो गया 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4। नीचे कितना है 3, फिर अगेन कितना हो गया 4। टोटल एडिशन करने पे कितना आ रहा है हमारे पास में 14। तो इट मीन्स हमारे पास में डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 में कितनी परसेंटेज की एरर हो रही है 14% की एरर हो रही है। वो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरह हमें सारे क्वेश्चंस करने। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 14%, जो कि ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट से, क्या है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट्स ऑफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एंड इट्स टाइम पीरियड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टली। द मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ एसिलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑब्टेन फ्रॉम दीज मेजरमेंट्स। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, तो उसका जो सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है उसको हम जब मेज़र करते हैं तो 2% की हमें क्या मिलती है परसेंटेज एरर मिलती है, और टाइम पीरियड में भी क्या मिलती है 3% की परसेंटेज एरर मिलती है। अब पूछा गया है कि जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना उसमें कितनी हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर मिलेगी। चलो डिस्टेंस, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में सिंपल पेंडुलम का, तो वो आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस कितना होता है T इज इक्वल्स टू 2 रूट एल अपॉन जी। सो यहाँ से हमारे पास में जी इज इक्वल टू कितना आ रहा है डिस्टेंस, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो 4 पाई स्क्वायर, और हमारे पास में क्या हो गया एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब वही तरीका लगाना है हमें, डेल्टा जी अपॉन जी, परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करते हैं डेल्टा जी अपॉन जी, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। 4 पाई r स्क्वायर ये तो कांस्टेंट टर्म है, और ये हमारे पास में क्या हो गया डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। नीचे हमारे पास में टी स्क्वायर है तो पावर आगे आ जाएगी, और ये डिस्टेंस हमारे पास में क्या हो जाएगा डेल्टा टी इंटू टी, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी इंटू 100। ध्यान रखना हमेशा कोई भी टर्म नीचे डिवाइड हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा उसको ऊपर लाना है, उसकी पावर हमेशा आगे रखनी है और उसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है। तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 में कितनी परसेंटेज आ रही है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। लेंथ में परसेंटेज आ रही है डिस्टेंस हमें कितनी दी है 2%, प्लस टाइम पीरियड में हमें कितनी परसेंटेज एरर दी हुई थी 3%। तो 2 आ गया आपकी पावर थी इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया डिस्टेंस 8%। इट मीन्स हमारे पास में जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसमें टोटल परसेंटेज एरर कितनी आ गई मैक्सिमम 8%। तो हमारे पास आंसर में देखो चेक करते हैं 8% है या नहीं है, ये हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है डिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिस्टेंस, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। द एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी। यहाँ क्या कहा जा रहा है, हमारे पास में कोई पार्टिकल होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसका मास अगर हम उसकी कोई स्पीड मेजर करते हैं तो इनमें जो रेस्पेक्टली आपको एरर नज़र आ रही है वो है 2% एंड 3%। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी में भी हमें क्या मिलेगी एरर मिलेगी, वही हमें क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो आप लोगों को यहाँ पे पहले ये ध्यान रखना कि मास में कितनी परसेंटेज एरर 2% और स्पीड में कितनी है 3%। चलो हम लेके चलते हैं नेक्स्ट ब्लैंक स्क्रीन पे और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है डिस्टेंस, सो वी कैन से डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100 परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। हाफ हमारे पास में कांस्टेंट टर्म है डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस देखो वी स्क्वायर है तो पावर आगे रहेगा, और डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। ठीक है डिस्टेंस, मास में हमें कितनी परसेंटेज दी हुई है 2% दी हुई थी, प्लस वेलोसिटी में हमें कितनी दी हुई थी 3%। इट मीन्स ओवरऑल हमारे पास में कितना आ गया 8%। इनमें काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज कितनी रहेगी 8%। चलो ऑप्शन में चेक करते हैं आंसर कहाँ पे है, ये रहा डिस्टेंस, ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस इज 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इन द एसआई सिस्टम। इट मीन्स एमके सिस्टम के अंदर यहाँ पे आपके पास में कोई बॉडी है रोटेट करने वाली, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड द यूनिट ऑफ मास इज 10 ग्राम। डियर स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से क्लिक कर लेना है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम आप वन सिस्टम ऑफ यूनिट, जो यूनिट ऑफ सिस्टम होता है उसको एक यूनिट ऑफ सिस्टम से दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है कि ऐसा यूनिट के अंदर आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना दिया हुआ है, 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि वो आपका सिस्टम ऑफ यूनिट है में क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसमें आपकी जो लेंथ है उसकी यूनिट तो है 5 सेंटीमीटर और जो मास है उसकी यूनिट है आपकी यहाँ पे 10 ग्राम। चलो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं ब्लैंक स्क्रीन पे और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट ऑफ सिस्टम से दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में चेंज करते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो आपका मैग्नीट्यूड है और उसके पीछे जो आप यूनिट लगाते हैं उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे N1 हमारे पास में मैग्नीट्यूड है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, किसमें, ऐसा यूनिट में, और U1 यहाँ पे यूनिट आपको पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमें दिया भी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इट मीन्स ये हो गया हमारे पास में M1 L1 का स्क्वायर, M1 L1 का स्क्वायर। इसी तरह से हमने यहाँ लिख लिया यहाँ पे N2, और यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, M2 L2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से लेके चल रहे हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, N2, दूसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, यूनिट ऑफ सिस्टम, उसके अंदर N2 फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास में क्या हो गया, N1, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, M1 अपॉन M2, और ये क्या हो गया, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। ठीक है डिस्टेंस, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, N1 हमें कितना गिवन था, 6 इंटू M1 कितना है 1 kg, 1 kg डिवाइडेड बाई यहाँ कितना दिया हमें 10 ग्राम। क्वेश्चन में जैसा दिया उसी की तरह करेंगे। L1 कितना दिया था हमें 1 मीटर, किलोग्राम मीटर बोला है ना, तो 1 मीटर, और L2 हमें अभी क्वेश्चन में बोला है कितना था, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को आप दोबारा जाके चेक कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे स्क्वायर करेंगे। अब आपको पता है 1 kg में कितना होता है आपका 100 ग्राम, तो ऊपर यहाँ पे 1000 ग्राम कर लेंगे, और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। जैसे हम इस पूरे को सोल्व करते हैं तो हमारे पास में N2 की वैल्यू आती है डिस्टेंस 2.4 इंटू 10⁵। ओनली हमें मैग्नीट्यूड चाहिए 2.4 इंटू 10⁵। यहाँ क्या है 6, ऊपर हमारे पास 1000 हो गया, नीचे 10 हो गया, जैसे हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे हो गया 100, 5 है और ऊपर 100, जैसे हम इसको कट करते हैं तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। आप खुद ही चेक कर लीजिए, मैं यहाँ पूरा सोल्व कर देता हूँ। यहाँ से तो आ गया 400, सेकेंड टर्म से हमारे पास में कितना रहता 100, और फर्स्ट टर्म में हमारे 6 था, ये आप खुद ही मल्टीप्लाई करके देख लिए कितना हो रहा है डिस्टेंस, 24 इंटू 10⁴ आ रहा है। लेकिन हमें इसको क्या बनाना है, 10⁵ बनाना है, क्योंकि आंसर इसी तरह से, तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁵। चलो आंसर की तरफ चलते हैं और चेक करते हैं कि आंसर कहाँ पर है। ये देखो डिस्टेंस, हमारे पास आंसर है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 2.4 इंटू 10⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 ग्राम, the value of density of material will be। ये भी सेम टू सेम एज इट इज अभी जैसे किया ना वैसे के वैसे ये N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो डियर स्टूडेंट्स N1 कितना गिवन है हमें 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और U1 आपके पास में हो गया ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। N2 हमें फाइंड आउट करना है, U2 आपके पास में कितना डियर स्टूडेंट्स 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। चलो इसको हम क्वेश्चन को सोल्व कर ही लेते हैं, अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इसकी ब्लैंक स्क्रीन पे चलते हैं और आपको सोल्व करके दिखाते हैं। N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2।
N1 कितना है हमारे पास में 4 गिवन था, U1 उन्होंने बोला है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। N2 हमें फाइंड आउट करना है, U2 जो यूनिट है डिस्टेंस वो कितनी दी है ग्राम, तो 100 ग्राम दिया है, और जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दी है, तो लेकिन हम जानते हैं कि यूनिट क्या होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो नीचे क्यूब लगेगा। अब आप सोल्व कर लो, देखो डिस्टेंस यहाँ पे कितना रहा हमारे पास में 4 इंटू जी डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100 ग्राम डिवाइडेड बाई नीचे कितना रहा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देखो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, ग्राम से यहाँ पे हमारे पास ग्राम कैंसिल हो गया, तो N2 इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ रहा है, देखो डिस्टेंस यहाँ पे ऊपर कितना था हमारे पास में 100, नीचे भी कितना था 100, तो हमारे पास में 100 से 100 यहाँ पे नीचे सॉरी 1000 था, तो 100 से यहाँ पे 100 कैंसिल कटा, यहाँ पे 1000 जगह जीरो है, जीरो से जैसे मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 40, तो N2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो गई 40। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 लगाना है, तो हमारे पास में N2 की वैल्यू कितनी आ रही है 40, और हमारे ऑप्शन में 40 ये रहा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 1 ohm and R2 is equals to 200 plus minus 2 ohm are connected in parallel. The resistance of parallel combination is, ये मेरी तरफ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। ये शायद आपको यूट्यूब पे कहीं मिले या नहीं मिले, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत कम जगह मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शायद आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया भी है और बहुत लंबे प्रोसेस से होने वाला, लेकिन हम इसको सीधा करने की कोशिश करते। देखो ये एरर एनालिसिस पे ही है। चलो नेक्स्ट ब्लैंक स्क्रीन पे चलते हैं, क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास में जो आरपी है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करने वाले हैं। एक तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू, और साथ के साथ हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्लस माइनस लगा के उसमें जो एरर है डेल्टा आरपी वो वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, पहले तो ओरिजिनल वैल्यू हमें जो निकालनी हो कैसे निकालेंगे, आरपी इज इक्वल टू हम सिंपल सा निकालेंगे कैसे R1 मल्टीप्लाई बाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो स्टूडेंट्स R1 हमें क्या गिवन था, आपने देखा होगा अभी R1 उन्होंने बोला था 100 प्लस माइनस 1, 100 प्लस माइनस 1 जो है वो डेल्टा R1 है, तो यहाँ पे R1 कितना है 100, R2 कितना बोला था 200 प्लस माइनस 2, इट मीन्स R2 कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 200 कितना हो गया 300। जैसे हम इसको सोल्व करते हैं तो स्टूडेंट जी हमारे पास आ रहा है 200 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो रहा है 66.67। चलो ये हमें रेजिस्टेंस मिल गया आरपी। इसको और राउंड ऑफ करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 66.7 ओम। चलो हमारे पास में आरपी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इसमें एरर कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, पहले तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, आरपी की जो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी 66.7। अब हम एरर की बात करते हैं, तो एरर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस फॉर्मूले को हमें लगाना पड़ेगा 1 अपॉन आरपी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब एरर निकालने के लिए हमें पता हमेशा हमें इसको क्या करना पड़ता है डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। 1 अपॉन आरपी स्क्वायर का जो पार्शियल डिफरेंस है डेल्टा आरपी डिवाइडेड बाई आरपी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है, माइनस थ्रॉट वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, आप ये लगा लो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या हो जाएगा डेल्टा R1 डिवाइडेड बाई R1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा R2 डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर। देखो माइनस आपका क्या हो गया डिस्टेंस थ्रॉट कैंसिल हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओनली डेल्टा आरपी फाइंड आउट करना है। इट मीन्स इन दोनों टर्म्स को आरपी के होल स्क्वायर से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो डेल्टा R1 मल्टीप्लाई आरपी अपॉन R1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा डिस्टेंस डेल्टा R2 मल्टीप्लाई आरपी अपॉन R2 का होल स्क्वायर। अब देखो हमें किस किस की वैल्यू गिवन है, डेल्टा R1 की वैल्यू प्लस माइनस 1% थी, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। आरपी की वैल्यू अभी हमारे पास में आई थी 66.67, R1 हमें गिवन ही है 100, डेल्टा R2 हमें शुरू में दिया हुआ था 200 प्लस माइनस 2, तो ये प्लस ये आपका हो गया 2,
आरपी की वैल्यू गिवन है, आर टू की वैल्यू गिवन। जैसे ही आप इन सब वैल्यूज़ को पुट करके आप फाइंड आउट करते हो तो डेल्टा आरपी की जो वैल्यू आएगी डिस्टेंस, वो हमारे पास में कितनी आएगी, डेल्टा आरपी की जो वैल्यू आएगी वो आपको याद रखनी है 0.7 ओम। कितनी आएगी, 0.7 ओम। सो वी कैन से हमारे पास में जो डिस्टेंस आरपी है वो क्या आ रहा है, ओरिजिनल वैल्यू तो क्या आई थी 66.7 और ये हो गया प्लस माइनस 0.7 और यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलो आंसर चेक करते हैं और देखिए आंसर है या नहीं। 66.7 प्लस माइनस 0.7 ओम, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपको समझ में आ गया कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है क्या होता है, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। ये रही आपके पास में ओरिजिनल वैल्यू, ये रही ओरिजिनल वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, इस तरह निकल जाएगा। अब आता है कि सर जो आपकी रिलेटिव एरर, सॉरी आपकी जो एब्सोल्यूट एरर होती है वो कैसे फाइंड आउट करते हो, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/RP प्लस 1/R1 प्लस 1/R2। उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और डेल्टा आरपी आपको फाइंड आउट करना है, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में 0.7। काफ़ी सिंपल था, लेकिन लगने में हमें क्या लगता है, ये लॉन्ग मेथड से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द डायमेंशन m1l⁴ डिवाइडेड बाई Q² वेयर Q डिनोट्स द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी मेरी तरफ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2006 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को करूँगा कैसे देखना, बहुत सिंपल तरीके से और बहुत फास्ट करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। आपको पता होना चाहिए जब हम इसको लिख रहे हैं इस तरह से m1l2 डिवाइडेड बाई Q2 को डी स्टूडेंट में क्या ले सकता हूँ, AT का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या हो गया, A² T²। जैसे मैं T² को ऊपर लेके जाता हूँ तो डी स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा ये क्या हो गया, m1l2 T⁻⁻2 डिवाइडेड बाई A²। इट मीन्स ऊपर हो गया आपके पास में जूल और नीचे हो गया एम्पियर स्क्वायर। बिल्कुल जूल पर एम्पियर स्क्वायर यूनिट मुझे पता है किसकी होती है, ये होती है हेनरी की यूनिट। डिस्टेंस किसकी होती है, ये हेनरी। हेनरी में क्या हो गया, इंडक्टेंस की यूनिट होती है, जूल पर एम्पियर स्क्वायर। इट इज इक्विवेलेंट टू हेनरी। आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, जूल पर एम्पियर स्क्वायर। ये हेनरी कैसे आया मैं आपको ये भी डिफाइन करके दिखा देता हूँ। जब हम किसी इंडक्टर में करंट आई फ्लो करवाते हैं तो उसमें जो आपकी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है डिस्टेंस वो कितनी होती है, ½ Li²। अगर आपको पता हो तो यहाँ से नज़र आ रहा होगा आपको L इज इक्वल टू W इज मेजर्ड इन जूल, आपका I² ये हो गया एम्पियर स्क्वायर। जूल पर एम्पियर स्क्वायर इज इक्वल टू हेनरी। तो अब आपको समझ में आएगा सर आपने कितना फास्ट अप्रोच लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी। यहाँ पे जो m1l2 डिवाइडेड बाई Q² है वो किसको डिनोट कर रहा है, हेनरी को। ठीक है डिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो आज के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो गए हैं। आई थिंक मैंने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे हर टॉपिक के ऊपर या हर चैप्टर के ऊपर। कम से कम आपको 50+ क्वेश्चंस मिलेंगे और मैं उसी तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम पूछे जाते हैं, उनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।